हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है वो फिजिक्स क्रैश कोर्स का वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालते थे, और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ तब से लगभग अल्टरनेटली वीडियोस आते हैं। पिछला वीडियो जो था पर प्यारे बच्चों, उसमें हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर के रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज न्यूक्लियर का तीसरा वीडियो आएगा और कोशिश करूंगा मैं इसी वीडियो में जितना भी पेंडिंग पार्ट है न्यूक्लियर का, अब सारा के सारा जो है इसी वाली वीडियो में सारा कवर अप करेंगे और आपका न्यूक्लियर चैप्टर भी उसी के साथ फिनिश हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स, जो बच्चे रेगुलर कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्होंने अपनी डिटेल्स फिलअप की है। ये गूगल फॉर्म है, जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं किया है ये वो स्कैन करे और अपनी डिटेल जो है इसमें फिलअप करे। आपकी डिटेल्स मुझ तक पहुंचेगी। ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं वीडियो के बाद ही पीडीएफ नोट्स है इस पे अपलोड करता हूँ, यहाँ पे स्कैन कर सकते हो और ये पीडीएफ नोट जो है बच्चों आप हासिल कर सकते हो, लेक्चर के बाद ही आएंगे। ठीक है बच्चा लोग, और ये हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक है। चलिए बच्चा लोग आते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस पे। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? न्यूक्लियर फोर्सेस है। बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, पहला टॉपिक जो आज का है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा क्या है प्यारे बच्चों, आपने देखा ये जो न्यूक्लियस है, ये मैंने बनाया क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। चलो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन, और आप बोलोगे सर प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे रह पाता है? प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल करना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करना चाहिए, लेकिन ये तो बंधा हुआ है, ये तो आपस में बंद करके है, इस तरह से बंधा हुआ है एक दूसरे के साथ। सर ये एक्चुअल में होता क्या है? या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको रिपल कराएगा, लेकिन एक और फोर्स होता है, एक और फोर्स होता है जब डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियर डिस्टेंस से कम हो, जब न्यूक्लियर डिस्टेंस से फर्मीज में हो डिस्टेंस, तो उस टाइम बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है। उसी फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। ये जो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स है, यही न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखता है, बंद करके रखता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों, नंबर वन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल कराएगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इनको अट्रैक्ट करवाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इनको अट्रैक्ट कराएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, डोमिनेट यही फोर्स रहेगा। सो प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ जो है बंद करके होगा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स जो है बच्चों, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। क्या है? चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब दो प्रोटॉन्स के बीच में जितना न्यूक्लियर फोर्स, उतना ही दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स, उतना ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स। सो आप लिखोगे फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस है बच्चों। अच्छा, ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्सेस है। क्या है बच्चों? स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। स्पिन, हाँ, अगर दो न्यूक्लियॉन्स की सेम स्पिन होगी, सेम डायरेक्शन में स्पिन, तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। और ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या है बच्चों? वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो अभी मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लाई है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। ये है न्यूक्लियर फोर्स। देखिए प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स ये है, पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कोलंबस फोर्स। कोलंबस फोर्स से ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। अच्छा, और ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। हैज टू डोमिनेट, दिस हैपेंस ओनली बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स, ये है, दिस हैपेंस ओनली बिकॉज
न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कोलंबस फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ही ज्यादा है ये फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीक फोर्स है, वो कोलंबस फोर्स से भी कम है। सो अगर ऑर्डर रखेंगे, ऑर्डर में सबसे टॉप पे कौन आएगा? न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का ये मतलब है। चलो बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। जैसे ही देखिए ग्रैब जब नीचे है, ये है ना ये वाला पोर्शन, जब ग्रैब इस तरह से नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने सर्कल किया, ठीक, इस पार्ट में जो है न्यूक्लियर फोर्स वो अट्रैक्टिव है। क्या है? अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, ठीक। जब ग्राफ पैरेलल बना, यहां पे न्यूक्लियर फोर्स 0 बन गया, और जब ग्राफ ऊपर चढ़ा, यहां पे न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव बन गया। सो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, 0 भी होता है, और रिपल्सिव भी होता है। अब देखेंगे कब चीजें होंगी बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, ये है बच्चों अट्रैक्टिव, यहां है बच्चों 0, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहां की डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये 0.8 फर्मी है। कितनी है? 0.8 फर्मी। जब डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स 0.8 फर्मी के आसपास हो, 0.8, 0.9, 1 फर्मी, 1.1, 1.2, इसके आसपास न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट और अट्रैक्टिव। सो 0.8 फर्मी, 0.9, 1 फर्मी, 1.2, यहां तक ऑलमोस्ट 2 तक ये होगा, एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव होगा। जैसे ही आपने ये डिस्टेंस क्रॉस की, ये ग्राफ पैरेलल आया ना, जब ग्राफ पैरेलल आएगा न्यूक्लियर फोर्स 0 बन जाएगा। सो फ्यू फर्मी जब डिस्टेंस होगी, फ्यू फर्मी की डिस्टेंस होगी, सो न्यूक्लियर फोर्स 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। 0.8, 1, 1.1, 1.2, लगभग 2 के आसपास तक न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है। 0.8 के पास सबसे ज्यादा, 0.9 के पास थोड़ा कम, 1 के पास उससे भी थोड़ा कम, और 2 से आगे जाओगे ऑलमोस्ट 0 बन जाएगा। और अगर 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस हुई, हद से ज्यादा कम, ये रिपल्सिव बन जाएगा। अगर डिस्टेंस हुई लेस देन कितनी? 0.8 फर्मी, तो ये रिपल्सिव में कन्वर्ट होगा, चलिए बच्चा लोग देखिए, यहां पे सारा लिखा है, देखिए द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू 0, जल्दी 0 बनता है, एज डिस्टेंस इज मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर। फ्यू फर्मीज के बाद 0 बन जाएगा। दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ, छोड़िए इसकी बात। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी की बात यहां पे हमें डिस्कस नहीं करनी है। दिस मीन्स दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। कहां पे? 0.8, 9, 1 फॉर डिस्टेंसेस लार्जर देन 0.8 फर्मी। 0.8 से आगे अट्रैक्टिव है कुछ फर्मी तक, उसके बाद गायब, ठीक है। एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय लेस देन 0.8। 0.8 से कम की डिस्टेंस पे रिपल्सिव है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टेक्स्ट बुक मैंने लाई है, सीधे आप देख सकते हो। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि चार्ज इंडिपेंडेंट है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। चलिए बेटा लोग, ठीक है। अच्छा, ये है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है ये होता है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ पाइमीजॉन्स पार्टिकल, उनके एक्सचेंज की वजह से ये न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। चलिए बच्चा लोग, इतना ही आपको याद रखना है। चलिए बच्चा,
क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स की वजह, न्यूक्लियर फोर्स की वजह क्या है, किस वजह से न्यूक्लियर फोर्स आता है, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ पाई मीजॉन्स। चलिए बच्चा लोग, द न्यूक्लियर फोर्स अच्छा इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है बच्चों, अभी तो मैंने बोला। चलिए बच्चा लोग, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियर फोर्स के रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट देखिए बच्चा लोग। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। हाँ, स्ट्रॉन्ग भी है, शॉर्ट रेंज भी है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चार्ज इन दूसरा भी पढ़ेंगे, चार्ज इंडिपेंडेंट वो तो है ही, अट्रैक्टिव भी है, लॉन्ग रेंज नहीं है, ये शॉर्ट रेंज है। स्ट्रॉन्ग, चार्ज डिपेंडेंट नहीं, चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये तो ये गलत स्टेटमेंट है, यहां पे लॉन्ग रेंज गलत स्टेटमेंट है, लॉन्ग रेंज गलत स्टेटमेंट है। शॉर्ट रेंज एंड स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स नहीं, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव नहीं, अट्रैक्टिव। रिपल्सिव होता है 0.8 फर्मी से कम अगर डिस्टेंस हुई, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट, द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड बाई, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स किस वजह से हेल्ड है, बाई न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। चलिए बच्चा लोग, टू न्यूक्लियॉन्स आर सेप्ट, दो न्यूक्लियॉन्स है बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 फेम्टोमीटर है या 1 फर्मी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है द नेट फोर्स, इसने न्यूक्लियर फोर्स की बात नहीं की है, इसने नेट फोर्स की बात की है। इज F1 इफ बोथ आर न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन है दूसरा भी न्यूट्रॉन है, फोर्स इनके बीच में F1 है। अगर प्रोटॉन है, एक है प्रोटॉन दूसरा भी है प्रोटॉन, फोर्स है F2। अच्छा, अगर बेटा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, फोर्स है F3। लेकिन ये कौन सा फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स में मुझे रिपल्सिव फोर्स माइनस करना पड़ेगा, नेट फोर्स है। हम मानेंगे बच्चों इस तरह से, न्यूक्लियर फोर्स जो है, लेट अस सपोज न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 न्यूटन के बराबर, ये मैंने खुद माना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिपल्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 न्यूटन के बराबर, ये मैंने माना। चलिए बच्चा लोग, पहले केस में अच्छा जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, इन दो के बीच में एक ही फोर्स है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो न्यूट्रॉन्स के बीच में नहीं है, सो इनका जो नेट फोर्स F1 आएगा, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स आएगा और वो 100 न्यूटन के बराबर आएगा। चलिए बेटा, प्रोटॉन 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 एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगा, किस फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इनको रिपल कराएगा। अरे 100 न्यूटन अट्रैक्ट, 10 न्यूटन रिपल, नेट फोर्स 90 आया। अच्छा सर, F2 फिर 90 न्यूटन आया। बिल्कुल सर, आपने कैसे निकाला, न्यूक्लियर फोर्स में से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन माइनस किया। चलो बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अरे ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा ही नहीं क्योंकि न्यूट्रॉन है। अच्छा, इनके बीच में तो फिर एक ही फोर्स होगा, वो होगा न्यूक्लियर फोर्स, वो है 100 न्यूटन के बराबर। दे दो बेटा ऑर्डर, आप देखिए F1 इक्वल टू F3, F1 और F3 बराबर है और दोनों ज्यादा है F2 से। F1 इक्वल टू F3 ग्रेटर देन F2, ये रहा प्यारे बच्चों आपका आंसर, ये नेट फोर्स निकालना था। चलिए बच्चा लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन मैग्नीट्यूड, ये तो करेक्ट है। दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट, ये करेक्ट है। दे आर इफेक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट रेंज ये भी करेक्ट है। अच्छे, फ्रॉम न्यूक्लियन विद द नियरेस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, विच ऑफ following statement is incorrect. These are strongest, ये करेक्ट। चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्ट, इफेक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, ये भी करेक्ट, तो बच गया डी, ये इनकरेक्ट होगा। तो मैंने एलिमिनेशन किया, 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट होगा। चलो बेटा, अब आते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। चलिए बच्चा लोग, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको समझना है, वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो N/Z, N/Z मैं लिखूंगा अब सीधे N/Z रेशियो,
ये है प्यारे बच्चों पहला कॉन्सेप्ट जो आपको स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में समझना है। देखिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पे है प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट, ये है प्यारे बच्चों, ये है बच्चा लोग एन, यहां है जेड। तो ये लाइन में वापस ही मिटा है, ये लाइन में मिटाऊंगा, वापस ही मैं डॉटेड बनाऊंगा। तो एक कॉन्सेप्ट जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है ये आपको समझना है। ये मैंने वो वाली लाइन बनाई जिस लाइन में n इक्वल टू जेड है, जिस लाइन में n इक्वल टू जेड है। देखिए बच्चा लोग, लाइट, ये थ्योरी क्या बोलती है, लाइटर न्यूक्लिये तब स्टेबल होंगे, आर स्टेबल व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये है कॉन्सेप्ट, या n बाई जेड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। लाइटर न्यूक्लियर में ये वाली है स्टेबिलिटी कंडीशन। लाइटर न्यूक्लियर तब स्टेबल होंगे जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, ये वाली न्यूक्लियर स्टेबल होंगे। उस हिसाब से लाइटर न्यूक्लियर को अगर लाइन बनाएंगे, स्टेबिलिटी लाइन आएगी n बाई जेड इक्वल टू 1 या n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जेड। तो इस तरह से लाइन ऊपर जाएगी। ये है बेटा, ठीक है, अच्छा ठीक, ये आएगी बेटा। ये किन के लिए वैलिड है, लाइटर न्यूक्लियर के लिए। और अच्छा, हेवी न्यूक्लियर कब स्टेबल होंगे, हेवी न्यूक्लियर तब स्टेबल होंगे व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, या n बाई जेड वैल्यू जो है बेटा ग्रेटर देन 1 के बराबर है। सो n बाई जेड वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब स्टेबिलिटी लाइन जो है ऊपर की ओर इस तरह से कर्व आएगी। ये है लाइटर न्यूक्लियर, यहां पे है n इक्वल टू जेड, n ग्रेटर देन जेड। ये है बेटा स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर लाइटर न्यूक्लियर, स्टेबिलिटी लाइन फॉर हेवी न्यूक्लियर। ये है प्यारे बच्चों, ये जो आपको याद रखना है। अच्छा, इस हिसाब से अच्छा पहले आप नोट डाउन कीजिए आप नोट डाउन, ठीक है बच्चा लोग। तो यहां पे क्या है, ये जो प्लॉट है अप टू a इक्वल टू 40, ठीक है, ऑलमोस्ट a इक्वल टू 40 तक स्ट्रेट लाइन आती है, लाइटर न्यूक्लियर वाली कंडीशन लगती है। n इक्वल टू z इज द स्टेबिलिटी कंडीशन। लेकिन जैसे ही a क्रॉस होगा 40 को, ठीक है, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो n इक्वल टू जेड इज नॉट स्टेबिलिटी कंडीशन, तो हमें न्यूट्रॉन बढ़ाने पड़ते हैं। सो न्यूट्रॉन जो है ग्रेटर देन प्रोटॉन होने चाहिए। इस कंडीशन से न्यूक्लियर में क्या होगा, न्यूक्लियर 4 जो है बेटा वो बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा स्टेबल, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। 40 के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और जब न्यूट्रॉन एक्सेस ज्यादा होता है वो होता है बिस्मुथ में। बिस्मुथ जो है बेटा क्या है, बिस्मुथ 83 209 हेवी न्यूक्लियस में। इसमें आप देखिए न्यूट्रॉन एक्सेस कितना है, न्यूट्रॉन एक्सेस हम देखेंगे कितना है। न्यूट्रॉन पहले देखो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, आप बोलोगे सर a माइनस जेड, 9 माइनस 3 6, 20 माइनस 8 12, 126 न्यूट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन एक्सेस कितना है, ये
सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन एक्सेस इसी में है। न्यूट्रॉन एक्सेस किससे? एक्सेस प्रोटॉन से। 126 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है -83। सो कितना हुआ? 6 में से 3 काटो 3, तो 43 न्यूट्रॉन जो है वो एक्सेस है प्रोटॉन से। और ये है सबसे ज्यादा हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियर जो है वो है बिस्मुथ, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन एक्सेस सबसे ज्यादा है, यानी भाई ज़र वैल्यू सबसे ज्यादा। ठीक है बेटा, लोग नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, ये अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर। अच्छा, तो अब दोनों को मिला के क्या स्टेबिलिटी कंडीशन है? लाइटर न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी कंडीशन है n इक्वल टू z, हेवी वालों की स्टेबिलिटी कंडीशन है n ग्रेटर देन z, मिला के n ग्रेटर देन इक्वल टू z ये आएगा बच्चों। तो for a nucleus to be stable, the character relation between neutron number and proton number, इसने ना लाइटर की बात की है ना हेवी की बात की है, इसने जनरल में लाइट भी आएगा हेवी भी आएगा। सो ये है बच्चों कंडीशन n ग्रेटर देन और इक्वल टू z इज द स्टेबिलिटी कंडीशन। चलो बच्चा लोग, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है जिससे हमें पता चलता है कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, दैट इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करो। क्या है बच्चों? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी करो। आपको पता है स्टेबिलिटी जो है, क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ये हमें कॉन्सेप्ट आया। चलो बेटा, अगर हम प्लॉट देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का प्लॉट, आप देखिए प्लॉट कैसा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज मैंने सीरियल आया है, हम देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट हमें रिक्वायरमेंट है। यहां से हमने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट किया है, यहां से हमने मास नंबर प्लॉट किया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा जैसे ही इनिशियली जैसे ही मास नंबर बढ़ गया तो यहां पे जो है एब्रप्ट इंक्रीज इन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, सो मैं पहले पॉइंट में भी नोट डाउन करूंगा। पहले क्या हुआ? एज मास नंबर इंक्रीजेस, अच्छा एज मास नंबर ए इंक्रीजेस, हाँ एज मास नंबर ए इंक्रीज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एब्रप्ट इंक्रीज हुई। वो क्या हुई? एब्रप्ट इंक्रीज। इसका मतलब जो है वो है बेटा स्टेबिलिटी जो है, क्या है? स्टेबिलिटी जो है वो एब्रप्टली क्या हुई? इंक्रीज। स्टेबिलिटी जो है वो एब्रप्ट इंक्रीज हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? पीक्स है, पीक है, ये लेस पीक्स है। पीक्स पे जो न्यूक्लियर है, हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, बाकी ये जो नहीं, ये चार है, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन। ठीक, पीक्स पे जो न्यूक्लियर है ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये ज्यादा ऊपर, इनका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। पहले वाले जो है ये बहुत ही लेस स्टेबल है, अनस्टेबल न्यूक्लियर, क्योंकि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है इनका। ठीक, 2 के आसपास है। ठीक, ऐसे ही जैसे मास नंबर बढ़ गया तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो ये ज्यादा स्टेबल है लिथियम से क्योंकि ऊपर है, कार्बन ज्यादा स्टेबल है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18 से। तो जो ऊपर है उनकी वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखो बाइंडिंग एनर्जी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुई तो आयरन पे ये मैक्सिमम पहुंची। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है एज पर दिस कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिस्मुथ था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आयरन जो है 56 सबसे स्टेबल न्यूक्लियर है। उसके बाद फिर से क्या हुआ बच्चों? उसके बाद जो है अगर आप देखोगे उसके बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हुई, ग्रेजुअली डिक्रीज तो यहां पे पहुंची। उसके बाद फिर से डिक्रीज, अब यहां पे आखिर में ये जो 8 से कम पहुंची, ये है ना 8 से कम, ये 8 से कम, 8 से कम, 8 से कम, ये न्यूक्लियर जो है बेटा अनस्टेबल न्यूक्लियर कहलाते हैं। यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आप देखोगे 8 और 8 से ज्यादा। यहां से यहां तक जितने भी न्यूक्लियर है बच्चों स्टेबल न्यूक्लियर कहलाते हैं। यहां से ये कहां से कहां है? 30 से लेकर 170 के मास नंबर तक।
यहां है बच्चों 30, यहां है बच्चों 170, है ना 170, 170। जितने भी न्यूक्लियर है ये स्टेबल न्यूक्लियर कहलाते हैं। आते हैं बच्चा लोग यहां पे, वी कैन थिंक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज अ प्लॉट। चलो नंबर 1 पॉइंट अगर आप देखोगे, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। ये पॉइंट आप लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। बाइंडिंग एनर्जी इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये जो है ना, इसमें थोड़ी बहुत फर्क तो है, थोड़ी बहुत फर्क है। ये 8 है, ये 8.1 होगा, ये 8.5 होगा, और कितना होगा 8.7। तो 8 के आसपास है ना, हम मानेंगे नियरली सेम। अब देखो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, इसको 8.5 होगी, इसको 8.7, 8.5, 8.7, 8.3। तो हम मानेंगे यह ये जो है ये वाली, इनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर नियरली कांस्टेंट है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर मिडिल मास नंबर। ये कहां से कहां तक होता है ऐसा प्रैक्टिकली कांस्टेंट? कहां से कहां तक है? 30 से लेकर 170 तक। थोड़ी बहुत फर्क है लेकिन नियरली क्या है? कांस्टेंट है। हम मानेंगे इट इज नियरली कांस्टेंट बच्चों। द कर्व हैज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है 8.75। ये जो है आयरन, जो है आयरन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बच्चों? 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ये है। एंड इज वैल्यू ऑफ 7.6 फॉर 238। ये है ना, इसको कम है, इसको 8 से कम है, इसको 7.6 है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियर है बच्चों। अच्छा, ई बी बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइटर न्यूक्लियर एंड हेवी न्यूक्लियर। 30 से जो कम है, ये है ना 30, ये है ना 30, 30 से जो कम है इनमें बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू कम है, और 170 से ज्यादा जो है इनका भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। सो बाइंडिंग एनर्जी लाइटर न्यूक्लियर की भी कम है, हेवी न्यूक्लियर की भी कम है। लाइटर न्यूक्लियर वाले चाहते हैं हम स्टेबल बने, इनको आगे पहुंचना है तब जाके स्टेबल बनेंगे। आगे पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ ही फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? फ्यूज, स्टेबल बनते हैं। और हेवी न्यूक्लियर जो है, इसको पीछे जाना है, यहां पे जाना है स्टेबल होने के लिए, तो ये खुद को ब्रेक डाउन करेगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। सो लाइटर न्यूक्लियर अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, हेवी न्यूक्लियर अंडरगो न्यूक्लियर फिशन एंड बिकम स्टेबल। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ो। अब कुछ कंक्लूजन है इस ग्राफ का। द फोर्स इज अट्रैक्टिव, द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बेटा, इस ये तो मुझे जरूरत नहीं है। द कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी 30 से लेकर 170 तक बाइंडिंग एनर्जी नियरली क्या है? कांस्टेंट। इज दैट न्यूक्लियर, रीजन ये है कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, फिर इसने एग्जांपल से समझाया है, हमें यहां के समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहां पे अ वेरी हेवी न्यूक्लियस जो 240 है, हैज लोअर बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम। ये चाहता है, ये जो हेवी न्यूक्लियर है ये चाहता है मैं अनस्टेबल हूं, मैं स्टेबल बनूं। इसको फिर 30 से लेकर 170 के बीच में यहां पे पहुंचना है। बड़ा है, खुद को तोड़ेगा, छोटा बनेगा, छोटा है दूसरे को जोड़ेगा, यहां पे पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, binding energy as compared to, thus if a nucleus with A equal to 240 breaks down into two nuclei 120, nucleons get more tightly bound। अच्छा, एनर्जी वुड बी, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज। जब हेवी न्यूक्लियस सेपरेट होगा ये एनर्जी बाहर फेंकेगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। लाइटर न्यूक्लियर जो है, ए लेस देन 10, छोटे वाले न्यूक्लियर ज्वाइनिंग टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस, ये ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज एंड अगेन एनर्जी वुड बी रिलीज। इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए बच्चा लोग, आया क्लियर? बहुत ही आसान। आते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। चलिए बच्चा लोग, अच्छा, व्हेन टू न्यूक्लियर A इक्वल टू 8 फॉर्म हेवी, छोटे न्यूक्लियर बाइंड हुए और हेवी न्यूक्लियर बनाया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बाइंडिंग एनर्जी को क्या होगा? अरे
जो न्यूक्लियस बन गया वो तो स्टेबल बन गया ना, फ्यूज होने के बाद जो न्यूक्लियस बन गया वो स्टेबल बन गया। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। अच्छा, जो हेवी न्यूक्लियस बन गया फ्यूज होके, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है बच्चों वो मोर देन होगी, वो लाइटर से ज्यादा होगी, वो जरूर ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके तो एनर्जी रिलीज होगी। चलिए बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर की क्या रिलेशन है? अब सर बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर की ग्राफ इस तरह के ग्राफ था, पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हुआ, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। सो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर की रिलेशन है पहले इंक्रीज उसके बाद डिक्रीज। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। एज्यूम दैट न्यूक्लियर, ये ग्राफ है, ग्राफ भी है प्यारे बच्चों। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी यहां से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी प्लॉट है, यहां से मास नंबर प्लॉट है। यूज दिस प्लॉट टू चूज फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर। अच्छा, अगर 1 से लेकर 50 तक और 50 से कम ही है, इक्वल टू 50 नहीं है, 50 से कम 49 तक आप मानो, 1 से ज्यादा और 50 से थोड़ा कम 49 तक फ्यूज होंगे, क्या वहां से एनर्जी, पहले आप बोलो फ्यूजन से उससे एनर्जी रिलीज होगी, आप बोलोगे सर ग्राफ देखिए स्टेबिलिटी कहां पे ज्यादा है, 100 से लेकर 200 तक, यहां पे 100 यहां पे 200, ये स्टेबिलिटी है। 100 से लेकर 200 तक स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो न्यूक्लियर कौन सा फ्यूज होगा? जो फ्यूज होगा उसका मास नंबर 100 और 200 के बीच में होना चाहिए, वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। अगर आपने ये 50 से कम 49 वाला 49 वाले के साथ फ्यूज कराया, मास नंबर 98 बन जाएगा, 49 प्लस 49 इज 98, 98 यहीं पे बच जाएगा। तो फायदा क्या? इसको यहां पे पहुंचना है बेटा, इस वाले रीजन में पहुंचना है। इस वाले रीजन में पहुंचने के लिए मास नंबर 100 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये लेस देन 50 वाला दूसरे के साथ ज्वाइन हुआ, 49 प्लस 49 दैट इज 98, 98 से तो ये स्टेबल बनने वाला नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं, ये गलत है। चलो, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर, मास नंबर 51 से 100, हाय हाय 51 से 100 तो 70 मानो, 51 से 100 कोई भी वैल्यू, 70 वाला 70 के साथ ज्वाइन होगा, 140 बन जाएगा, 140 वाला इस रीजन में आएगा, बिल्कुल आएगा स्टेबल, तो ये रिलीज एनर्जी करेगा, फ्यूजन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज। चलो, अब इसमें मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। फिशन ऑफ न्यूक्लियस, फिशन ब्रेक डाउन होना, 100 to 200 will release energy, 100 to 200 वाला ब्रेक डाउन होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 100 to 200 वाला तो स्टेबल है, स्टेबल क्यों खुद को अनस्टेबल बनाएगा ब्रेक डाउन होके? अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा वो तो यहां पे पहुंचेगा, यहां पे तो अनस्टेबल है, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ये वाला रीजन, ये 200 है, ये 260, 200 से ज्यादा जो है वो ब्रेक डाउन होके यहां पे पहुंचेगा, स्टेबल बन जाएगा। फिशन ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर 200 से 260 तक जो होगा, चलो 260 मानेंगे, 260 ब्रेक डाउन हुआ, 130 में 130 यहां पे है, तो ये स्टेबल बन जाएगा, और ये एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों। चलो बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? न्यूक्लियर रिएक्शन एंड क्यू वैल्यू। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? इसमें क्या आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस ही चेंज होती है, एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या है बच्चों? रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को, न्यूक्लियर रिएक्शन आप कीजिए नोट डाउन। देखिए बच्चा लोग, यहां पे है एक न्यूक्लियस एक्स, इसको हमने ट्राई किया किसी प्रोजेक्टाइल के साथ, अल्फा पार्टिकल होगा या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होगा, डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करता है और ये ट्रांसफॉर्म होता है पहले इंटरमीडिएट न्यूक्लियर में, वो छोड़ो वो मुझे जरूरत नहीं है, फिर देगा y प्लस बी, एक्स एलिमेंट ट्रांसफर हुआ वाई एलिमेंट में, प्लस बी दिया और रिलीज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शाबाश क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। और जो एनर्जी यहां पे रिलीज हुई इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। ये है बच्चों पेरेंट न्यूक्लियस। क्या है? पेरेंट न्यूक्लियस। ये है बच्चों प्रोजेक्टाइल।
ठीक है बच्चों, ये है प्रोडक्ट और डॉटर, ये है प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये है डॉटर न्यूक्लियस, और ये है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, ये जो बेटा Q वैल्यू है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो सर, अब दोनों का मास मिलाओ, रिएक्टेंट्स का मास, दोनों का मास मिलाओ, प्रोडक्ट का मास, इन दो में मास डिफेक्ट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जरूर मास डिफेक्ट होगा, उसी वजह से एनर्जी रिलीज हुई। सो आप बोलोगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स होल मल्टीप्लाइड बाय सर सी स्क्वायर कीजिए, मास डिफेक्ट इंटू सी। एक मास डिफेक्ट हमने देखा न्यूक्लियन जब कंबाइन हुए न्यूक्लियस फॉर्म किया, यहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में मास डिफेक्ट है। ठीक है, ये है बच्चों। या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्यू वैल्यू आप बोल सकते हो सर ये है बराबर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ये है एम सी स्क्वायर, ये है एम सी स्क्वायर, ये तो एनर्जी है ना, ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स या रेस्ट मास एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये वाली फॉर्मूला बहुत बहुत एनर्जी, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। क्यू वैल्यू निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं, बाइंडिंग एनर्जी फुल ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, आपको क्यू वैल्यू निकलेगा। चार चीजें कॉन्जर्व रहती है न्यूक्लियर रिएक्शन में। नंबर 1 चार्ज Z कॉन्जर्व रहता है, नंबर 2 मास नंबर A कॉन्जर्व, नंबर 3 जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, नंबर 4 लीनियर मोमेंटम, और नंबर 5 एनर्जी कॉन्जर्व। ये चीजें जो है बच्चों कॉन्जर्व रहती है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो इसमें जो क्वेश्चन अक्सर आता है क्यू वैल्यू पे ही आता है बच्चों, तो सीखो क्यू वैल्यू पे कैसे क्वेश्चन हम करते हैं। चलो बच्चों, फाइंड द एनर्जी रिलीज इफ टू 1H2 न्यूक्लियॉन्स, ये 1H2 प्लस 1H2 न्यूक्लियॉन जो है ये कंबाइन हुए हैं और इन्होंने फॉर्म किया हीलियम 24, हीलियम 24। ठीक है, आपको देखनी है कितनी एनर्जी रिलीज हुई। अच्छा, गिवन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जरा इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं, इसने दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसने दिया है। जरा कितना दिया है, 1H1 को 1.1, इसको भी इसने दिया है 1.1, इसको हीलियम को दिया है 7.0। अच्छा देखो बेटा, ये क्वेश्चन करना कैसे होता है, हमें बाइंडिंग एनर्जी जरूरत है। क्या जरूरत है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए ये मास नंबर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, मास नंबर को क्रॉस में मल्टीपल करेंगे। मास नंबर क्या है इसका 2, 2 इसके साथ क्रॉस करो, ये बन जाएगा 2.2। पर न्यूक्लियन है 1.1, दो न्यूक्लियन का 2 इंटू 1.1 2, पर न्यूक्लियन है 1.1, दो का 2.2, 7 इंटू 4 28, एक न्यूक्लियन का है 7, चार न्यूक्लियन का 7 4 28। अब रिएक्टेंट्स का क्या आएगा, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जरा क्या आएगा 4.4, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा 28 आया बेटा माइन। अच्छा अब दोनों को माइनस करो, ये माइनस से करो या ये माइनस से, आपको क्यू वैल्यू का मैग्नीट्यूड जरूरत है। अब लोगे सर 28 माइनस 4.4, सर वो 23.6 आएगा, ये आपका आंसर 23.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका बेटा क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन है। बढ़िए आगे। अच्छा अच्छा सर, क्या आगे बढ़ेंगे सर, ये है x। अच्छा बेटा, ऊपर है 200, ये देता है a, ये है 110 प्लस b, ये देता है 90। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जरा x का किसके बराबर है 7.4, ठीक, a का 8.2, b का भी 8.2। ठीक है बच्चों,
ये जरा बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को अपना मास नंबर मल्टीपल करना है। इसको मास नंबर अपना मल्टीपल कीजिए, जरा क्या आएगा, 4 to 8, 7 to 14, हाँ ये आएगा 1480। चलो बच्चा लोग जरा 110 82 इंटू 11 कितना आएगा, जरा ये देखो कैसे करोगे। 8.2 इंटू 110, चलो 8.2 इंटू 110, जल्दी जल्दी में करूंगा। 902 आ रहा है, 902। इसका 8.2 इंटू 90, 738। ठीक है, चलो बच्चा लोग अब रिएक्टेंट्स का क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जरा बेटा किसके बराबर है, 1480। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वो है बच्चों बराबर 902 प्लस 738, 1640। सो क्यू वैल्यू कैसे आएगा, दोनों को माइनस करोगे, माइनस 1480, 160 आता है। ये 160, ये है बच्चों 160 आपका आंसर। ये प्रोसीजर है इसका जो आपको याद रखना है, किसी भी हाल में आपको ये याद रखना ही रखना है। चलो बच्चों आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो ये है बेटा प्रोटॉन, प्रोटॉन आप जानते हो 1H1 है प्लस लिथियम 7, ये देता है हीलियम 4 प्लस हीलियम 4। अच्छा, एटॉमिक मासेस, इस बार इसने एटॉमिक मासेस दिए हैं, क्या दिए हैं, एटॉमिक मास। जरा इसका मास कितना है, 1.007825। इसका मास, अच्छा 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 अच्छा, और इसका मास है 7.016004। हीलियम का मास 4.002603, इसको भी 4.002603। ये है बच्चों इस बार मास। चलो इस बार हम लगाएंगे क्यू वैल्यू जो है बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं। पहले हम निकालेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स। चलो बच्चों जरा मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आएगा, इन दो को ऐड करो। जरा क्या करोगे बेटा, 1.007825 प्लस 7.016004, मास ऑफ रिएक्टेंट्स आपको आएगा 8.023829। चलो प्रोडक्ट्स की बात, 4.002603 इंटू 2, मास ऑफ प्रोडक्ट्स बच्चों लोग आपको आएगा 8.005206। ठीक, जरा मास डिफेक्ट आप निकालो, डेल्टा एम। मास डिफेक्ट में दोनों को माइनस करना है, ये बड़ा है ये बड़ा है, इसको माइनस छोटा करो। मास इस बार मास गिवन है, मास डिफेक्ट वाली फॉर्मूला लगेगी। चलो माइनस करेंगे 8.023829, 0.018623 AMU। ठीक है, ये आपका मास डिफेक्ट आया। जरा मास डिफेक्ट को कैसे आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, जितना मास डिफेक्ट आपको आया 0.018623, आप बोलोगे सर ये AMU है। AMU को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की सिंपल से सिंपल फॉर्मूला है सर, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 931, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें सी स्क्वायर भी आया, कन्वर्जन भी आया। जूल्स में लाने के लिए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, वो फिर थोड़ा मुश्किल कन्वर्ट करना था, तो मैंने आपको दिखाया है मास डिफेक्ट में। अगर मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट 931 से मल्टीपल 931, तो आपको आएगा 17.35 आ रहा है। क्यू वैल्यू आ रहा है बच्चों 17.35। ये है बच्चों मिलियन, ये रहा आपका 17.35। चलो बच्चा लोग ये है बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
जरा इसमें क्या क्या है बच्चों? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर इज शोन इन फिगर। ये है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर। देखिए ये है बच्चा लोग पहले Z, इसका मास नंबर है 30, ठीक। इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है BE/A, ठीक है बच्चों। वो कितना है? BE/A कितना है? वो है 5 के बराबर। चलिए बच्चा, इसी तरह से Y, इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितना है? मास नंबर कितना है इसका? 60। इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 8। वाई का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा 8.5, इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 8.5। एक्स 90, इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 8। डब्ल्यू, इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 7.5 और मास नंबर है 20, ठीक। आपको देखनी है किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। चलिए बच्चा लोग, y gives to z, यानी कि z प्लस z, ठीक है। जरा y का बोलिए। y क्या है बच्चों? 60। z क्या है बच्चों? 30। और z क्या है बच्चों? 30, है ना। चलो इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी बोलो कितना है? 5। नहीं, इसका y का नहीं है, y का है 8.5, z का है 5, z का है 5। चलो बेटा अब बोलो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? ये है BE/A, है ना, BE/A। जरा बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? सर 8.5 को 60 से मल्टीपल कीजिए, 8.5 इंटू 60, सर वो हुआ 510, ठीक है। 35 150, 35 150, ठीक है बच्चों। तो यहां से 510 आएगा, यहां से 300 आएगा, क्यू वैल्यू आपको आएगा ये माइनस ये 510 माइनस 300, ठीक है। सो क्यू वैल्यू आपको आएगा 210 के बराबर, ठीक है। ये एक इसी तरह से आप चारों का निकालो, चारों का निकालो, इसका भी, इसका भी, इसका भी। आप देखना बेटा, ये प्लस साइन आया, दूसरा भी प्लस आएगा, तीसरा भी प्लस आएगा, चौथा माइनस आएगा। जो माइनस आएगा उसमें एनर्जी रिलीज होगी, जो प्लस आएगा उसमें एनर्जी ऑब्जॉर्व होगी। मैंने रिएक्टेंट का ज्यादा माना है प्रोडक्ट, मैंने रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट किया, तो करो बेटा। और मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए W gives to Y। आप देखना ये आंसर आएगा, क्योंकि W दूसरा जुगाड़, W लेस स्टेबल है, Y मोर स्टेबल है। लेस स्टेबल कन्वर्ट होगा मोर स्टेबल में, W gives to Y आएगा। आप ट्राई मारना, इसका प्लस साइन आएगा एनर्जी का, इसका भी प्लस साइन आएगा, इसका भी प्लस साइन आएगा, लेकिन एक का आपको माइनस साइन आएगा। जिसका माइनस साइन आएगा वही आप लेना, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इसको ट्राई मारना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। ये तो अभी हमने किया, बराबर यही है लिथियम वाला। लिथियम जो है बच्चा लोग यहां पे है 7, एटॉमिक नंबर की जरूरत नहीं है, प्लस प्रोटॉन है, 1H1 है। ये देता है बेटा हीलियम 24 प्लस बेटा हीलियम 24, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि BE डिवाइडेड बाई A का वैल्यू गिवन है, ठीक है। BE/A का वैल्यू गिवन है। बोलो लिथियम का कितना है? अच्छा 5.60। जरा प्रोटॉन का कितना है? इसने दिया ही नहीं है, प्रोटॉन का इसने दिया ही नहीं है, इसका मतलब इसका लेना ही नहीं है। और जब इसका दिया है 7.06, इसका भी 7.06। चलो बेटा प्रोटॉन दिया ही नहीं है तो लेंगे ही नहीं, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए करना क्या है? अपना अपना मास नंबर मल्टीपल, 5.60 को 7 से मल्टीपल करो, जरा क्या आएगा? 5 जल्दी जल्दी 5.60 इंटू 7 तो आएगा 39.2। इसका लेना ही नहीं है। चलो बच्चों 7.06 इंटू 4, 7.06 इंटू 4 28.24, इसका भी 28.24। चलो बेटा जरा बाइंडिंग एनर्जी बोलो रिएक्टेंट्स की कितनी है? वो है 39.2। जरा बाइंडिंग एनर्जी देखो प्रोडक्ट्स की,
वो आएगी 56.48। बोलो बेटा क्यू वैल्यू क्या आएगा, दोनों को माइनस करो, इंटू टू -39.2, 17.28, 17.28 आ रहा है बच्चों। ये है बेटा 17.28, 17.3 ऑलमोस्ट। तो प्रोसीजर सारे क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट सेम है बच्चा। इस बार मास गिवन है, दिखाया था मैंने मास। यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, ये यूरेनियम 236 है, इसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है। जब ये न्यूट्रॉन बाहर निकालेगा तो इस तरह से न्यूट्रॉन निकलेगा प्लस यूरेनियम 235 निकलेगा, यही है। अच्छा, बस इसकी एनर्जी निकालनी है, रिएक्शन तो नहीं दी थी तो रिएक्शन हमने खुद बनाई। चलो बच्चों, इसका मास बोलो 236 का, 236.1205 एएमयू में। अच्छा, न्यूट्रॉन का बच्चा 1.008665, 1.008665, इसका 235.12142। चलो बच्चा लोग, बोलो बच्चा लोग, मास ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या आएगा, 236.1205। मास ऑफ प्रोडक्ट में, जरा प्रोडक्ट में ये दो ऐड होंगे, 1.008665 प्लस 235.12142। चलो बेटा, ये आ रहा है 236.130085। बोले प्यारे बच्चों, मास डिफेक्ट किसके बराबर आएगा, दोनों को माइनस करते हैं, -236.1205। 9.585 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ये आ रहा है प्यारे बच्चों मास डिफेक्ट, दोनों को माइनस करके आया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप बोलोगे सर क्यू वैल्यू जो है, ये जो आंसर आया 9.585 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, इसको मल्टीपल करो 931, 931, सो 8.9 आ रहा है बच्चा, ठीक है। 8.2 उसमें कैलकुलेशन 8.9, फिर से एक बारी कैलकुलेशन मारना पड़ेगा। 236.1205, 1 पॉइंट, फिर से एक बार 1.008665 प्लस 235.12142, 236.130085 माइनस 236.1205, ठीक है। तो यही तो आ रहा है मास डिफेक्ट, ये आया मल्टीप्लाइड बाय 931.5 भी अगर करेंगे तो कितना आएगा, 9 ऑलमोस्ट आ रहा है हमारा ऑलमोस्ट क्यू वैल्यू जो है बच्चों वो 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है बेटा, तो 8.92 ऐसा ही आ रहा है, ऑलमोस्ट 8.99 के बराबर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये मुझे लगता है इसके नजदीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ एरर दिया होगा, गिवन डेटा में ही एरर होगा, तो इस वजह से एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया मेरे हिसाब से। मैंने किसी एक बुक पे देखा, यहाँ पे है 13 कुछ, यहाँ पे कुछ डेटा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बाकी क्वेश्चन यही है हमारा, तो यही आ रहा है, ठीक है। चलो बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, जरा क्या न्यूक्लियर रिएक्शन है, 1H2 प्लस बेटा 1H2 गिव्स हीलियम 23 प्लस न्यूट्रॉन। मास इसका गिवन है बच्चों 2.014741, इसका भी मास यही है, ठीक, 2.014741। इस हीलियम 23 का है 3.016977 और न्यूट्रॉन का मास है 1.008987। क्यू वैल्यू निकालना है बच्चों, चलो निकालो मास ऑफ रिएक्टेंट्स।
2.014741 into 2, 4.029482। चलो बेटा बोलो प्रोडक्ट्स का मास। 3.016977 प्लस 1.008987, 4.025964। ये है, ये रिएक्टेंट्स का मास, ये प्रोडक्ट का मास। मास डिफेक्ट निकालेंगे बच्चों, दोनों को माइनस करेंगे। 4.029482। चलो मैं जल्दी भी कर रहा हूँ। ये आया मास डिफेक्ट डेल्टा एम आया बच्चों 3.518 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 931 से मल्टीपल करो, आपका आंसर आएगा इंटू 931। 3.27 आ रहा है, ठीक है। सो 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी है। ये है मास डिफेक्ट, इसको 931 से मल्टीपल किया, 3.27 आपका आंसर है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज। ड्यूट्रॉन नंबर 1 है 1H2 प्लस दूसरा ड्यूट्रॉन है बेटा 1H2। ये फ्यूज हुआ और इन्होंने बनाया हीलियम 24। ठीक है। चलो बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी गिवन है 1.1, इसकी भी गिवन है 1.1, एक ही बात है। और हीलियम की जो है बच्चों, और हीलियम की वो है 7। ठीक है, एनर्जी रिलीज निकालनी है तो उसको कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। वन पहले ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बच्चों, उसके बाद हम निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालोगे? मास नंबर से मल्टीपल, 2 इंटू 2.2, 2 इंटू दिस 2.2, 7 इंटू 4 28। रिएक्टेंट्स का कितना हुआ? 4.4। प्रोडक्ट का 28। सो क्यू वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 28 माइनस 4.4, वो कितना आया? 23.6। 23.6 ये है बच्चों 23.6। सेम प्रोसीजर, हर किसी क्वेश्चन को सेम प्रोसीजर। अच्छा, कार्बन 612 and carbon 613, the energy required to remove one neutron। कार्बन 613 में एक न्यूट्रॉन निकालना है। जब आप एक न्यूट्रॉन निकालोगे ये कार्बन 12 6 देगा बच्चों। इसका मास है 13.003354। ये है बेटा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का है 1.008665। अच्छा, कार्बन 12 का कितना है बच्चों? 12। ठीक है, बोलो बेटा एनर्जी रिलीज। ये मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ प्रोडक्ट आएगा बच्चों 13.008665 आएगा। चलो डेल्टा एम, डेल्टा एम क्या आएगा बच्चों? दोनों को माइनस, 13 13 के साथ गया, 8665 को 3354 माइनस करो, 8665 माइनस 3354 तो आपको आएगा 0.005311। अच्छा, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, इसको आप 0.005311 को मल्टीप्लाई करोगे 931, मल्टीपल 931, 49 4.95। हाँ नहीं नहीं मैं एक बार फिर से 0.005311 इंटू 931, क्यू वैल्यू आपको आएगा 4.95। ये है बच्चों। चलो बच्चा लोग, इस रिएक्शन में अप्रोक्सीमेट एनर्जी रिलीज कितना है? ए 238 गिव्स बी ऊपर 234 प्लस डी ऊपर 4। ठीक है। अच्छा, विल बी मास गिवन है बेटा, इसका मास गिवन है 238.05079, बी 234.04363, डी 4.00260। ठीक है, इतना क्लियर है। रिएक्टेंट्स का ये मास, प्रोडक्ट का ये दो मिला के आपको आएगा 238 पॉइंट। चलो बेटा
238.04623, ठीक है बेटा। ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट। चलो बेटा मास डिफेक्ट निकालो। डेल्टा एम किसके बराबर आएगा? दोनों का मास माइनस करना है। इसको माइनस करेंगे 238.5079, वो आ रहा है प्यारे बच्चों 4.56 डिवाइडेड बाई 1000 आया मास डिफेक्ट। तो एनर्जी कैसे आएगा? 4.56 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 931, 4.24 आ रहा है बच्चों। क्यों वैल्यू आपको आएगा 4.25। हाँ, ये है बच्चों 4.25 आपका। न्यूक्लियस ए है बच्चों, इसका मास नंबर है 220, मास नंबर है 220। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि बीई बाई ए गिवन है। कितना है बच्चा बीई बाई ए? 5.6। ये दो में स्प्लिट हुआ बी प्लस सी में। बी का है 105, सी का है 115। बी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.4, सी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.4। आपको निकालना है एनर्जी रिलीज्ड। चलिए बच्चा दो, पहले निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी 5.6 इंटू 220, ये आपको आएगा बेटा 1232। 105 इंटू 6.4 672, 115 इंटू 6.4 736 प्लस 672 1408, ये बन जाएगा 1408। हाँ, चलो बेटा लोग, अब क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी 2 को माइनस करो, क्या आएगा? 1408 माइनस 1232 176। ये है बच्चों आंसर। क्यू वैल्यू आपको आएगा 176। ये है बच्चों 176। तो प्रोसीजर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न पे है। ये तो हमने किया, ये तो बहुत 3 बारी तो ये क्वेश्चन रिपीट आया। ये प्रोटॉन प्लस लिथियम 7 गिव्स हीलियम 24 प्लस हीलियम 24। इसका शायद 3 बारी सॉल्व करके 17.28 आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप इसको ट्राई मारना फिर से एक बार या, और देखना क्या आएगा। इसको ट्राई मारा, 3 बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अब क्या फिर से करना। ये क्वेश्चन भी हमने किया, ये क्वेश्चन भी हमने किया। हीलियम 1H2 प्लस 1H2, इसने दिया हीलियम 24। इसको 23.6 आया ना बेटा, ये हमने किया था। इसको 1.1, इसको 1.1 पर न्यूक्लियन, इसको 7, ये सॉल्व करके 23.6 आया था। आप इसको चेक करना। चलो बेटा, इसमें एनर्जी रिलीजर बराबर इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कर पाओगे आप। यूरेनियम है बच्चा लोग 235, ये सिलीरियम पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, प्लस Zr94 प्लस न्यूट्रॉन दिया। मास इस बार गिवन है। अच्छा, जरा इसका मास कितना है? 235.0439। इसका बोलिए 139.9054, इसका 93.9063। अच्छा, न्यूट्रॉन का 1.0086। सिर्फ मासेस गिवन है बच्चों। मासेस में ये रिएक्टेंट्स का मास, ये सारा प्रोडक्ट्स का मास मिला के आएगा। जरा क्या आएगा? 139.9054। इसमें लेकिन टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। 93 मैं तो कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कम ही टाइम लग रहा है। आपको तो टाइम लगेगा बेटा। 86, तो ये आ रहा है बच्चा लोग, ये सारा मिला के आ रहा है 234.8203। अच्छा, अब डेल्टा एम आएगा बच्चों, इन दो को माइनस करो। 0.2236 आया। एनर्जी में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो 931 से, आपको एनर्जी 208 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो 208 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है।
तो एनर्जी आपको आएगा 208 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 हीलियम न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म कार्बन। हीलियम 3 बारी, हीलियम 3 बारी प्लस हीलियम 24 कंबाइन हुआ और इन्होंने क्या बनाया बेटा, कार्बन। कार्बन 612 प्लस क्यू। एनर्जी निकालनी है। चलो बच्चा लोग, हीलियम का एटॉमिक मास 4.002603। इसका भी वही, इसका भी वही, कार्बन का 12। ठीक है, चलिए बच्चा लोग कीजिए। इसका तो 12 है ना, 12 ही आएगा इसका। कीजिए 4.00260। ये आ रहा है 12.007809। ठीक, यहां से है 12 बेटा। जरा क्या आएगा बेटा, डेल्टा एम क्या आएगा, दोनों को माइनस करो, 0.007809। तो क्यू वैल्यू आपको आएगा -12 करो, 7.27। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 727 इंटू 10 पावर -2। तो यहां पे आप लिख सकते हो 727। ठीक है, चलिए बेटा लोग, ये है अच्छा क्वेश्चन है। वैसे किया तो इस पैटर्न पे किया, आप कर सकते हो खुद, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बीई डिवाइडेड बाई ए। जरा बच्चा लोग किसके बराबर है, x1। ये भी यही है, इसकी भी x1, इसकी x2। एनर्जी रिलीजर निकालो। पहले निकालेंगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी। इसको 2 है, 2x1 आएगा, इसका 2x1, इसका 4x2। रिएक्टेंट्स का क्या मिला के आएगा, 2 + 2 4x1। प्रोडक्ट का बेटा 4x2। तो Q वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटा, अच्छा सर दोनों को माइनस कीजिए। चलो ये x2 - x1, 4x2 - 4x1, 4 कॉमन, x2 - x1। ये है बच्चा लोग। ठीक है, तो आपने देखा बेटा, ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे एक ही पैटर्न पे थे, एक ही पैटर्न पे थे बेटा। इसी के साथ हमारा ये जो है कंक्लूड हो गया बेटा। अब इसका एक ही टॉपिक बचता है न्यूक्लियर का, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिकेज। मुझे लगता है वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, वरना मैं इसी के साथ करता। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव डिकेज। उसी के साथ जो है ये चैप्टर जो है कंक्लूड हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।